मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। बोलते हैं सजीव जगत का वर्गीकरण। किस प्रकार से सजीवों का वर्गीकरण हुआ, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लिविंग वर्ड। इसमें हमने 5 लेक्चर किए हैं, 01, 02, 03, 04, 05। आप अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें 01 लिविंग वर्ड, आपको सीरीज में वीडियो मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं लिविंग वर्ड की, लिविंग यानी कि सजीव जगत में विविधता या वर्गीकरण। सजीव जगत में वर्गीकरण इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, कौन साइंटिस्ट पहले इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, और कौन साइंटिस्ट जो है दूसरी पद्धति दी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और इस प्रकार से छठी यानी छठा क्लासिफिकेशन या किंगडम के बारे में बताया। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 बातों पर आधारित था पहले के जमाने में। कपड़ा, रोटी, मकान। एक मूवी भी आई थी इस पे, कपड़ा, रोटी, मकान, जिस मूवी में इसी बात का जिक्र है। आज के ज़माने में मॉडर्न जूलॉजी बन चुकी है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट आया जो फर्स्ट टाइम में क्लासिफिकेशन के या वर्गीकरण के क्षेत्र में उसने कार्य किया। सबसे पहले वही एक साइंटिस्ट था जिसने जो है क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में कार्य किया। तो हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 01, लेक्चर 01 और क्लास 11th की एनसीईआरटी। आज हम बेसिक पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरऑल चैप्टर को, क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, कितने क्लासिफिकेशन आए, और फिर उसके बाद में हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, और चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं सच ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से आप चेक कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन आपको कंटेंट मिलेगा, और बेहतर कंटेंट। या ना देखें कि सेटअप कैसा है, ये देखें कि एजुकेशन हमको कैसी इस चैनल पे मिल रही है। और इसी के माध्यम से अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 1। बेसिक बात करेंगे आज, ज़्यादा हमको डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है। तो ये है चैप्टर 2, एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी क्लास 11th, में दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। और आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आपको उसका नाम तो याद ही होगा, बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप सर्च जब करें तो स्पेस ना दें, बायोलॉजी वर्ड क्लास या BWC भी लिख सकते हैं। और यही आपके चैनल का लोगो है, सिंबल है, जिससे आपको पता चलता है। और मेरा नाम शाहिद खान, इस नाम से भी आपको मिल सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसको
कितने वर्गीकरण मिले और सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आया, फिर दूसरे नंबर पे कौन साइंटिस्ट, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे। हमने बताया था कि 6 साइंटिस्ट या 6 क्लासिफिकेशन में जूलॉजी को कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सजीव जगत में वर्गीकरण या जीव जगत का वर्गीकरण। ऐसे लिख दें, जीव जगत का वर्गीकरण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको बोलता है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अर्लिस्ट साइंटिस्ट कौन है, यानी फर्स्ट साइंटिस्ट कौन आया और किसने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, अर्लिस्ट साइंटिस्ट, सबसे पहले अर्ली अर्ली साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इस क्षेत्र में किस साइंटिस्ट ने कार्य किया था, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिसको बोला जाता है अरिस्टोटल। क्या बोलते हैं इसको? अरिस्टोटल या अरस्तु। क्या नाम है उसका? अरिस्टोटल या अरस्तु बोला जाता है, अरस्तु या अरिस्टोटल। अरिस्टोटल या अरस्तु बोला जाता है। और इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में कार्य किया। हमारी बात पे ध्यान दें, थोड़ा शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, सिर्फ हमारी बात पे ध्यान दें। अरिस्टोटल, अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट टाइम अर्ली जो यूजेस किए थे। और हमारा ये जो क्लासिफिकेशन था पहले के जमाने में रोटी कपड़ा मकान पे चलता था। जैसे यूज ऑफ मैग्नीज, क्या करते थे? यूज ऑफ मैग्नीज, यूज ऑफ मैग्नीज। जैसे 1 नंबर पे क्या आता था? फूड, और दूसरा शेल्टर, शेल्टर, शेल्टर मतलब आवास, और क्लॉथिंग मतलब कपड़ा, क्लॉथिंग मतलब कपड़ा। 1 2 3। ठीक है, इस आधार पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था। इसके बाद में जो क्षेत्र बना वो फर्स्ट अर्ली साइंटिस्ट अरिस्टोटल आए और जिन्होंने इस ज्ञान के बारे में हमको बताने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग थे? एक सबसे पहला भाग था प्लांट के बारे में बताया, और दूसरा एनिमल के बारे में। प्लांट और एनिमल के बारे में। प्लांट को इन्होंने हर्ब सर्ब ट्रीज में डिफाइन किया, यानी डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स को आरबीसी और नॉन आरबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी जिसमें पाई जाती थी, यानी रेड ब्लड में, और जो है नॉन रेड ब्लड में डिवाइड किया। किसको? एनिमल को। तो हम पढ़ते हैं इनको किस में डिवाइड किया। 1 2 3 इसको किया हर्ब, सर्ब और ट्रीज। हर्ब और सर्ब और ट्रीज में सबसे पहले अर्लीस्ट साइंटिस्ट जो आए अरिस्टोटल, वो उन्होंने बताया कि भाई प्लांट को 3 भागों में बांट सकते हैं, हर्ब, सर्ब, ट्रीज, और एनिमल को 2 भागों में, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हूँ, प्रेजेंट हूँ, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट हूँ, उसमें डिवाइड किया। आरबीसी इसको बोला जाता है इनेमा, और इसको बोलते हैं एनाइमा। इसको एनाइमा में और इसको इनेमा में डिवाइड किया। जिसमें पाया जाता है उसको इनेमा, और जिसमें नहीं पाया जाता वो इनेमा में। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो साइंटिस्ट अरिस्टोटल सबसे फर्स्ट अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया भाई, 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, एक प्लांट बता दिया, एक एनिमल बता दिया। प्लांट को इस भागों में डिवाइड कर दिया
कि हर्ब भी पाए जाते हैं और सर्ब भी पाए जाते हैं, ट्रीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एनिमल के बारे में बताया इन्होंने, आरबीसी होती हैं और आरबीसी के बाद में आरबीसी एब्सेंट होती हैं, एक में प्रेजेंट होती हैं, एक में एब्सेंट होती हैं। आरबीसी प्रेजेंट और एक में एब्सेंट। रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया और एनाइमा, दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन या किंगडम 2 आता है, ये हम लिख लेते हैं फर्स्ट, और इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं। तो आप इसको जरा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फास्ट, और थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, साइड में आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। फिर इसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बस थोड़ा ओवरऑल चैप्टर आज पढ़ेंगे हम, और ज़्यादा बेसिक रहेगा इसमें, और इसके बाद सेकेंड वाले लेक्चर में थोड़ा डेप्थ में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या क्या रूप है या क्या क्या इसके मत है, ठीक है। हेडिंग डाल लें सेकेंड, और यहाँ से हम चैप्टर 2 को हटाकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड किंगडम, सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम की बात करते हैं, सेकेंड किंगडम सिस्टम, जिसके अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसको बोला जाता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक महान साइंटिस्ट था। अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल सबसे महान माने गए, क्योंकि उनको फादर ऑफ जियोलॉजी माना गया, और कैरोलस लीनियस ने बहुत सारे योगदान दिए हमारी जो है जियोलॉजी को सुधारने के लिए। नोमेनक्लेचर इसी के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग प्रकार के सिस्टम पाए गए, ये बहुत सारे योगदान दिया था, ठीक है। तो किंगडम सिस्टम सेकंड की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम लिख ले, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट था। कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि भाई जो किंगडम सिस्टम है ये दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग? एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसमें आते हैं प्लांट और इसमें आते हैं एनिमल। प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया, और इसने इसके प्रमाण भी दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा साइंटिस्ट यानी थर्ड जो किंगडम आता है, थर्ड किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो किंगडम सिस्टम, थर्ड किंगडम सिस्टम है। और थर्ड किंगडम सिस्टम में एक साइंटिस्ट आया अर्नेस्ट हैकल, एक साइंटिस्ट आया अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, और इसने बताया, और ये एक जाके पहला साइंटिस्ट आया जिसने क्लासिफिकेशन को 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया? 3 भागों में तोड़ दिया। ये पहला एक साइंटिस्ट जो जियोलॉजी के क्षेत्र में काम किया, इसने बताया कि भाई जो है प्लांट और एनिमल होते हैं, इनके साथ में प्रोटिस्टा भी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोटिस्टा। तो इसने क्या बताया? 3 भागों में इसको तोड़ के रख दिया। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्लांट और एनिमल। इसको इधर भी लिख सकते हैं, एनिमल प्लांट कर सकते हैं, प्लांट एनिमल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन यानी क्लास और दे दी इसने, प्रोटिस्टा। कौन सी क्लास दे दी? प्रोटिस्टा क्लास दे दी। कौन सी क्लास दे दी? प्रोटिस्टा क्लास दे दी। और इसका भी जो है ये भी फेल हो गया, यानी फेलियर हो गया। तो इसके बाद में और साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो इतना इसको साथ ले लें और याद भी करते हैं चले साथ में। देखें याद कैसे करना है। सेकंड किंगडम सिस्टम, जो फर्स्ट किंगडम सिस्टम था वो अरिस्टोटल ने दिया था। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, अगर आप पढ़ चुके हैं तो लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएं और इंटू 2 की स्पीड पे इसको देखें ताकि आपको समझ में आना चाहिए। किंगडम 2 सिस्टम की बात करते हैं, कैरोलस लीनियस ने
फर्स्ट सेकंड किसने दिया? अरिस्टोटल ने। और सेकंड किसने दिया? कार्लोस लीनियस ने। प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया और फिर उसके बाद में थर्ड किंगडम सिस्टम आया, अर्नेस्ट हैकेल, प्लांट है, एनिमल और प्रोटिस्टा में। फिर इसके बाद में बात करते हैं चौथे क्लासिफिकेशन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम मिटाते हैं। हेडिंग डाल लें, फोर्थ किंगडम सिस्टम। फोर्थ किंगडम सिस्टम। फोर्थ किंगडम सिस्टम। फोर्थ किंगडम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ किंगडम सिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? एक साइंटिस्ट जिसका नाम फोर्थ किंगडम सिस्टम। फोर्थ किंगडम सिस्टम कॉपलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने फोर्थ जो है सिस्टम दिया था। किसने दिया था? एक कॉपलैंड जो साइंटिस्ट आया और उसने फोर्थ क्लासिफिकेशन दिया, बताया कि भाई ये प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ और क्लास या वर्ग पाए जाते हैं, जिससे हम आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ग इसने बताया। साइंटिस्ट का नाम लिख ले, कॉपलैंड। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है कॉपलैंड और साइंटिस्ट का नाम कॉपलैंड। और इसने क्या बताया? 4 भागों में क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था प्लांट एनिमल इधर उधर कर सकते हैं, तो हमने पहले प्लांट लिखा था, तो प्लांट हम लिख सकते हैं प्लांट, और यहाँ पे एनिमल, और एनिमल के बाद में तीसरा वाला जो क्लास था उसको बोलते थे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद में इसने क्या बताया? एक और क्लास पाई जाती है जिसको बोला जाता है मोनेरा। क्या बोलते हैं? मोनेरा बोलते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4th नंबर पे कॉपलैंड ने बताया कि प्रोटिस्टा के अलावा मोनेरा भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा के अलावा मोनेरा भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम आया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के ज़माने में, यानी मॉडर्न के ज़माने में यही यूज़ होता है। और फिर उसके बाद 6th क्लासिफिकेशन भी आया, लेकिन इतना उसका महत्व नहीं जितना 5th क्लासिफिकेशन का महत्व है, क्योंकि 5th क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे उपयोग बताए गए और इनके फेलियर भी बताए गए। किसी ने यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ में रख दिया था, किसी को प्लांट को किसी एनिमल्स के साथ में रख दिया था। इस प्रकार के इनके फेलियर भी थे और हम फेलियर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये मतलब जो है इनका जो वीकर था वो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये प्रोटिस्टा है, इसमें क्या इन्होंने रख दिया था? जो इनका फेल हो गया था, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर में क्या रख दिया था? यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक रख दिए थे, प्रोकैरियोटिक एनिमल रख दिए थे। ठीक है, प्रोटिस्टा में। और मोनेरा में इन्होंने क्या रख दिया था? यूनिसेलुलर 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 प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक रख दिया था। क्या रख दिया था? यूकैरियोटिक एनिमल्स रख दिए थे, तो इसलिए इनका क्या हो गया? इनका फेलियर हो गया और ये फेल हो गए। फिर उसके बाद में आया, चल भी रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। और अक्सर करके हमको क्या पढ़ना होता है? 5th क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इसके बाद में आता है 5th किंगडम सिस्टम। और 5th किंगडम सिस्टम हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे 5th किंगडम सिस्टम। 5th किंगडम सिस्टम। 5th किंगडम सिस्टम में एक साइंटिस्ट थे, R.H. हटेकर ने इसमें कार्य किया। और 1869 में, इनका सन भी याद कर लें, इनका जिस सन में इन्होंने काम किया था 1869 में। और ये साइंटिस्ट का जो क्लासिफिकेशन था, इन साइंटिस्टों का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज हुआ और इससे लोगों को जो जीव जगत का वर्गीकरण है ये बहुत आसान हुआ और लोग इससे समझ पाए। और आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी इसी से समझे, आप भी इसी से समझोगे और आपको भी एग्जाम में जाना है और हमने भी एग्जाम
पास किया है और आप भी तैयारी कर रहे हैं, हमने भी तैयारी किया था कभी। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं किंगडम सिस्टम, फिफ्थ किंगडम सिस्टम, जिसके बात करेंगे R.H. हुटेकर, जिसके बारे में बात करते हैं। R.H. हुटेकर, R.H. हुटेकर। और R.H. हुटेकर एक ऐसा साइंटिस्ट था जो इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि एक फर्स्ट होता है, एक सेकेंड और एक थर्ड और एक फोर्थ और एक फिफ्थ होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसने क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने बात किया था प्लांट की, तो प्लांट यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमने एनिमल की बात की, ये किसने बताया? कार्लोस लिनियस ने। और अरिस्टोटल ने क्या बताया था? अरिस्टोटल ने बताया था कि भाई आरबीसी और नॉन आरबीसी के क्षेत्र में बांटा। फिर कार्लोस लिनियस आए, फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया जिसने बताया इसमें भी प्रोटिस्टा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन दिया। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया, कॉपलैंड, जिसने बताया कि इसमें मोनेरा पाया जाता है, मोनेरा क्लासिफिकेशन होता है। और फिर उसके बाद में लास्ट में जब ये R.H. हुटेकर आए तो R.H. हुटेकर ने बताया इसमें फंजाई भी पाए जाते हैं। लोग फंजाई को कंप्लीट क्षेत्र नहीं दे पा रहे थे कि फंजाई किस क्षेत्र में हमको रखना है, फंजाई को कौन सी क्लास देनी है, कौन सा वर्ग देना है, कौन से गण देने हैं। इसलिए उनके सबके जो क्लासिफिकेशन थे वो फेल हो जाते थे। लेकिन ये जब R.H. हुटेकर आया तो R.H. हुटेकर ने फंजाई को एक स्पष्ट क्षेत्र दे दिया। जब तक मार्कर का कैप न गिरे तब तक हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब देख ही रहे फंजाई, मोनेरा देखिए 5 प्रकार के हैं जो है R.H. हुटेकर ने क्लासिफिकेशन किया, एक प्लांट में, एक एनिमल में, एक प्रोटिस्टा में, एक मोनेरा में, फंजाई में। इसकी इंग्लिश भी हुई है, हिंदी भी है। प्लांट को पादप कहते हैं, एनिमल को जानवर कहते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई कवक। फंजाई को क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। कवक का क्षेत्र कोई निर्धारित नहीं कर पाता था किस क्षेत्र में इसको रखना है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा और इसमें कौन से थे? यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा, लेकिन कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन ले, ये यूकैरियोटिक थे। और वो कैसे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यूनिसेलुलर है, इसमें कैसे है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। कैसे है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। तो एनिमल में सारे जो है जंतु को हमको पढ़ना होता है, और यहाँ पे प्लांट में सारे ट्रीज के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन जो था ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और लोग इसको पसंद किए और लोगों को समझ में भी आया कि हाँ, इस प्रकार से इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको आसानी मिल सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर उसके बाद में हम बताते हैं किंगडम 6 सिस्टम। फिर उसके बाद हम लेक्चर को यहीं पे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही बेसिक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 6 किंगडम सिस्टम यानी कौन साइंटिस्ट थे? R.H. हुटेकर 1869 में R.H. हुटेकर। फिर उसके बाद में आया 6 क्लासिफिकेशन, लिख लेते हैं 5th और 6 किंगडम सिस्टम, 6th किंगडम सिस्टम। और इस 6th किंगडम सिस्टम को किसने दिया था? कार्ल हुज एक साइंटिस्ट थे, कार्ल हुज एक साइंटिस्ट था जिसने हमको इसके बारे में या इस क्षेत्र में हमको बताया कि भाई 6 क्लासिफिकेशन भी होता है। कैसे? इसने बताया कि 3 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन होते हैं, और डोमेन में क्या होता है? 6 किंगडम होते हैं। क्या होते हैं? 6 किंगडम होते हैं, यानी वर्ग होते हैं। अब देखें कौन कौन से वर्ग है। कार्ल हुज ने बताया कि 3 डोमेन 6 किंगडम होते हैं। हमने बात किया था फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन के बारे में, बात कर ली थी। अरिस्टोटल ने आरबीसी के बारे में बताया था, और फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन दिया था इसका आरबीसी नो आरबीसी के आधार पर, और किंगडम ये बताए थे कि 6 किंगडम कितना होता है, 3 डोमेन होते हैं और किंगडम सिस्टम होता है। ये इतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन जो 5th क्लासिफिकेशन था,
फिफ्थ क्लासिफिकेशन पॉपुलर हो गया। फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो था वो क्या हो गया? पॉपुलर हो गया, और उसी के आधार पर सारे क्लासिफिकेशन और हमको जो पढ़ने में आसानी मिल गई। फिर इसके बाद में इसने बताया है कि हम बात करेंगे, इसकी हेडिंग डाल लें, सेकेंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले की बात करते हैं अगर, तो आपने पढ़ा ही होगा। चलो हम बॉडी पे बताते हैं, थोड़ा जल्दी से इसको नोट करें। अब हेडिंग डाल लें, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार से इनके क्या क्या फेलियर रहे और क्या क्या इनके जो है डीमेरिट रहा जिसकी वजह से ये फेल हो गए। ठीक है, तो हम एक एक करके इनका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिस्टोटल की। साइंटिस्ट थे फर्स्ट वाला, फर्स्ट अरिस्टोटल ने क्या बताया था? अरिस्टोटल ने दो भागों में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें बोला गया, जिसमें बोलते हैं प्लांट और एनिमल और प्लांट। ठीक है, आरबीसी, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को आरबीसी के आधार पे और एक को आरबीसी एब्सेंट के आधार पे, एक में एब्सेंट और एक में प्रेजेंट। ठीक है, और प्लांट को किस भागों में? हर्ब, सर्ब और ट्रीज के बारे में बताया गया, ट्रीज के बारे में। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन रहा। और फिर उसके बाद में आता है सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन में हमको क्या देखने को मिला? कितनी प्रकार के डिमेरिट्स है या सेकंड क्लासिफिकेशन किस आधार पे बनाया गया था। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस, सेकंड क्लासिफिकेशन ट्विन क्लासिफिकेशन। क्लास 11th की एनसीईआरटी जब उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लाइन बाय लाइन उसमें मिलेगा। और भरोसा रखें, कंटेंट आप तक सही पहुंचेगा, गलत कुछ नहीं है। आप किसी अपने फ्रेंड्स की कॉपी उठाएं और उस कॉपी से चेक करें, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। जितना स्कूलों में पढ़ाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद रखें, भरोसा रखें। ठीक है, ट्विन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि भाई दो भागों में इसको डिवाइड किया था। एक को बताया था प्लांट और एक को बताया था एनिमल। एक को बताया था प्लांट और दूसरे को बताया था एनिमल। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरिया, फिर इसके बाद में साइनोबैक्टीरिया, फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे डायटम्स के बारे में और डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। और लास्ट में बात करते हैं यूग्लिना। और आप जानते हैं कि यूग्लिना जूलॉजी का एक्सेप्शन बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि ये भोजन हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक दोनों प्रकार से बना लेता है। ये देखें बैक्टीरिया जो होते हैं ये कैसे होते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं हम इनकी, तो ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। और ये साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। और ये डायटम्स क्या है? यूनिसेलुलर है, बल्कि और इसमें क्या खूबी पाई जाती है? यूकैरियोटिक है। कैसे है? यूकैरियोटिक्स है। और यूनिसेलुलर डायटम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, और ये भी क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है यूग्लिना। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है, लेकिन ये है क्या? यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी की बात करेंगे और ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, प्लांट के बारे में। ब्रायोफाइटा
और ब्रायोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्म, और फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म। ये कैसे हैं? ये मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं इंसान। क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एनिमल की। तो एनिमल में क्या क्या पढ़ना हमको होता है? एक तो अमीबा पढ़ना होता है। अमीबा के बाद में पैरामीशियम, इन्होंने बताया। ये ट्विन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पढ़ा तो बहुत कुछ जाता है एनिमल में, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्विन क्लासिफिकेशन की। क्या क्या हमको देखने को मिला है? इनवर्टिब्रेट्स। क्या मिले? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये कैसे पाए गए? अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर थे, लेकिन यूकैरियोटिक थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। और ये कैसे दोनों पाए गए? ये मल्टी सेलुलर थे और यूकैरियोटिक पाए गए। ठीक है, तो इनका सेकंड क्लासिफिकेशन इस प्रकार का था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इनके डिसएडवांटेज क्या रहे और किस प्रकार से ये फेल कर गए, इनका क्लासिफिकेशन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस साइड में आ जाते हैं। इनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटमसिन और डायनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिना और एल्गी में ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थे। एनिमल में क्या था? अमीबा यूनिसेलुलर था, लेकिन यूकैरियोटिक पैरामीशियम और अमीबा दोनों। वर्टिब्रेट मल्टीसेलुलर थे, लेकिन क्या थे? इनमें यूकैरियोटिक पाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक डायटम्स थे। इनको प्लांट में उठा के रख दिया। जो ये आर एच छोटेकर ने बताया था कि ये भाई फिफ्थ में रखे जाए, ताकि उनको हमको पढ़ने में आसानी मिले। ये एक ही में मिक्स करके रखे हुए थे। तो इनके हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। डिसएडवांटेज ट्विन क्लासिफिकेशन, हेडिंग डाल लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनसे मिलने को दिल करता है ये बाबा, मिलने को दिल करता है। परेशान ना हो, अगर परेशान हो गए हैं तो थोड़ा गिलास में पानी ले लें, पी लें, और थोड़ा इधर उधर टहल लें, वीडियो को पुश कर दें, यानी कि रोक दें, और फिर उसके बाद घूम फिर लें, थोड़ा 10-5 मिनट के लिए रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद में फिर से आ जाएं और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो तभी आपको समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार से हमको क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिलती है कि सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आपको डर लग रहा है तो समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ है। अगर आप ज़्यादा डर गए हो तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनाएं पढ़ाई के। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई बंदूक की गोली नहीं है जो कलेजे को चीर देगी। एग्ज़ाम होते हैं, लोग पास भी होते हैं, लोग फेल भी होते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फेल हो ही नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूँ आपकी। अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो आप फेल हो सकते हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम डिसएडवांटेज ट्विन क्लासिफिकेशन। डिसएडवांटेज ट्विन क्लासिफिकेशन। डिसएडवांटेज है ट्विन क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लें वीडियो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। चैप्टर 2 है, क्लासिफिकेशन है, डिसएडवांटेज ट्विन क्लासिफिकेशन, और लेक्चर 01 बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी बेसिक चल रहा है, और डेप्थ में भी हम नहीं गए हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं। बस डिसएडवांटेज इनके पढ़ने के बाद में हम लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर को, सबसे फर्स्ट पॉइंट इनका क्या था? यूनिसेलुलर को मल्टी
सेलुलर में, मल्टी सेलुलर में रख दिया था। ठीक है, इसलिए इनका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। और फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के साथ में यूकैरियोटिक को रख दिया, प्रोकैरियोटिक के साथ में यूकैरियोटिक रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सेंट्रोवर्सियल, थर्ड पॉइंट है सेंट्रोवर्सियल, सेंट्रोवर्सियल युगलिना। फर्स्ट नंबर पे क्या हम बात करेंगे, युगलिना की। तो युगलिना को किस आधार पे, फोटोसिंथेसिस के आधार पे ये क्या कर लेता था, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और दूसरी बात क्या थी युगलिना में, ये चलता कैसे था, ये फ्लैजिला के द्वारा चलता था। कैसे चलता था, फ्लैजिला के द्वारा। और इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती थी। ये ऐसा एनिमल है जिसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेलवाल नहीं पाई जाती है। और फिर इन्होंने क्या रख दिया था, इसको उसमें रख दिया था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में रख दिया था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में, सॉरी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में रख दिया था, इसलिए इनके क्या हो गए, फेलियर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे की। तो दूसरे में क्या आता है, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स को किस आधार पर उन्होंने डिवाइड किया, तो स्लाइम मोल्ड्स को एक को अपेंस, अपेंस के आधार पे जो प्लांट बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या बता दिया, इसको प्लांट बता दिया। और इसमें सेलवाल अब्सेंट बताया। क्या बताया, सेलवाल इसमें अब्सेंट होती है। और ये भोजन किस प्रकार से करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ये कैसे भोजन करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो ये इनका एक मेथड था जो इनका गलत साबित हुआ, एनिमल, एनिमल के रूप में। और इधर क्या बताया था इन्होंने, प्लांट का रूप बताया था। अपरेंस को प्लांट का रूप बताया, ये इतना एनिमल्स का रूप बताया, ये बताया प्लांट। ठीक है, तो ये इनका क्या हुआ, मेथड गलत साबित हुआ। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास में फोटोसिंथेसिस और फ्लैजिला, एक तरफ क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस, और दूसरी तरफ फ्लैजिला पाया जाता है चलने के लिए, फ्लैजिला। और इसमें क्या था, ये फ्लैजिला बताया इन्होंने एब्सेंट, फ्लैजिला बताया एब्सेंट, और फोटोसिंथेसिस बताई प्रेजेंट। ठीक है, ये एनिमल का है, ये प्लांट का है, ये क्लेमाइडोमोनास का बारे में बताया। फिर इसके बाद में ये लेक्चर, अगर हम आप ज़्यादा लेक्चर को बड़ा करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा बेसिक और क्लासिफिकेशन रह गया है। टू किंगडम्स का क्या क्या, इनको किन किन आधार पे कैसे कैसे इनके करेक्टर या लक्षण के बारे में बताया गया है। थोड़ा रह गया 2 मिनट का, 2 मिनट वेट कर लें बस, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन सेकंड किंगडम के पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लासिफिकेशन, जिसको हम कंप्लीट लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। डिसएडवांटेज इनटू क्लासिफिकेशन के क्या है, डिसएडवांटेज टू इन क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या क्या इनके फेलियर है। हेडिंग डाल ली, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, और बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी पढ़ना हमको है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये ट्विन यानी सेकेंड किंगडम के बारे में बता रहा है। ठीक है, सेकेंड किंगडम के बारे में, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन सेकेंड किंगडम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर की, फैक्टर, और फैक्टर के बाद में एनिमल, और इधर प्लांट के बारे में। ठीक है, एनिमल प्लांट। ठीक है, फैक्टर एनिमल प्लांट, इसको थोड़ा लाइन बना लें और पॉइंट के हिसाब से हम इसको नोट करेंगे।
आप अपनी कॉपी में भी ऐसे बनाएं जैसे हम बना रहे हैं। 1 नंबर पे आता है सबसे पहले लोकोमोशन के आधार पे, लोकोमोशन, और लोकोमोशन के बाद इनमें लोकोमोशन एनिमल्स में पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इन नंबर पे आता है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल में नहीं पाई जाती है और ये प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस इसमें एनिमल में नहीं पाई जाती है और इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे यूग्लिना, इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने यूग्लिना को नहीं बताया था, लेकिन यूग्लिना में क्या पाएगा, फोटोसिंथेसिस पाएगी। और फिर उसके बाद में आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेट। 4th नंबर पे आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेट। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेट, और ये फास्ट होता है और इसमें क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, रेस्पॉन्स टू फोटोसिंथेसिस फास्ट और स्लो होता है। तो आपको पता होगा कि बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने आज ट्वेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन नहीं पाया जाता है। आप बेसिक पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा जब लेक्चर 2 यानी 02 के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट थोड़ा डेप्थ में जाने का प्रयास करेंगे और 5th क्लासिफिकेशन यानी RH हटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या मत रहे, किस लिए वो पॉपुलर हुआ उनका क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।